कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं दिलीप त्रिपाठी, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। साथियों, आज समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर ये जो वीडियो लेकर के मैं आपके बीच आया हूं, इसमें मुख्य रूप से कुछ 3-4 बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम यह चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी की स्थापना जिन परिस्थितियों में नेताजी ने की, धरतीपुत्र नेताजी ने जिस रूप में समाजवादी पार्टी को स्थापित किया और जिस प्रकार से वह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत और अपरिहार्य स्तंभ बनाने में सफल रहे और कैसे कैसे क्या विकास की गाथा रही समाजवादी पार्टी की। दूसरे हम यह चर्चा करना चाहेंगे कि जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव कैसा रहा। तीसरे हम यह चर्चा करना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव जब सामने है तो इस 2024 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी की जो समस्याएं हैं, जो एक सफलता की ललक उनमें है, उस सफलता के राह में बाधक तत्व कौन से हैं, कौन से कुछ बिंदु हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी की सफलता संदिग्ध हो जाती है। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव से बुनियादी तौर पर कौन सी गलतियां हो रही हैं और नेताजी के ट्रैक से अखिलेश का ट्रैक अलग कैसे है, या फिर इस बात की चर्चा भी कर लें कि नेताजी जिस धुन के पक्के थे, दबे नहीं, झुके नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, डरे नहीं और जिद के पक्के, यारों के यार, दुश्मनों के दुश्मन, दोस्ती की दुश्मनी की पूरी ईमानदारी से। अखाड़े का पहलवान जब राजनीति के अखाड़े में कूदा तो कभी शांत नहीं हुआ, कभी शांत बैठा नहीं और परवाह नहीं की कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। राजनीति की अपनी धारा चुनी और उस धारा में आगे बढ़ते गए और अखिलेश को विरासत सौंप दी। हम सबसे पहले बात करेंगे हम बात करेंगे 1992 की। 1992 में 4 अक्टूबर का दिन नेताजी ने अपने सहयोगियों जनेश्वर मिश्र, बाबू बेनी वर्मा, रविन्द्रनाथ तिवारी, रामशरण दास, रेवती रमण सिंह और बाद में उसमें जुड़ गए थे बंगाल से किरणमय नंदा, अन्य लोग के साथ में मिलकर के समाजवादी पार्टी की स्थापना की। समाजवादी पार्टी की स्थापना इसलिए आवश्यक हो गई थी चूँकि जनता दल विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से और बिखर रहा था और मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और स्थापना करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में प्राण से लग गए। सफलता भी खूब मिली, इतनी सफलता मिली कि हम थोड़ी सी चर्चा आपको कर लें उन सफलताओं की। विधानसभा चुनाव में, जिसमें सबसे पहला चुनाव 12वीं विधानसभा के लिए नेताजी ने लड़ा समाजवादी पार्टी के निशान पर, उसके बैनर तले, और यह चुनाव 1993 में हुआ। 1993 में 12वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए और 109 सीटें समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर लड़ करके, तमाम सहयोगियों को भी उन्होंने मौका दिया था और 109 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की। 1993 में ही वो था, मिले मुलायम कांसीराम। आगे आप जानते हैं, चर्चा की आवश्यकता नहीं है, सपा बसपा ने सरकार बना ली। उसके बाद फिर अगला चुनाव होता है जिसमें 13वीं विधानसभा का और 281 में लड़ करके नेताजी ने 110 सीटें हासिल कर ली। 14वीं विधानसभा का चुनाव होता है, 391 में लड़े नेताजी, समाजवादी पार्टी लड़ी और 145 सीटें हासिल की। 15वीं विधानसभा का चुनाव होता है, ये बात है 2007 की। ये वही विधानसभा का चुनाव है जिसमें मायावती ने नारा दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगी हाथी पर, और एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, आदि आदि करके, और पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। और
मायावती की सरकार 5 साल चलती रही, तमाम आरोप प्रत्यारोप रहे और बाद में अपनी कार्यशैली के चलते विदा हुई। और मुलायम सिंह जी ने अगली विधानसभा का चुनाव जब लड़ा, यानी 16वीं विधानसभा का था 2012, उसके पहले अपने पुत्र अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था। और अखिलेश यादव एक रथ लेकर के निकले और पूरे प्रदेश को मथ डाला। लगभग प्रदेश भर में टहल घूम करके 10,000 किलोमीटर तक की लगभग यात्रा कर ली रथ के माध्यम से या वैसे। और फिर समाजवादी पार्टी को नेताजी के, अखिलेश के, पूरी पार्टी के सामूहिक प्रयत्नों का फल मिला और पार्टी 2012 में प्रचंड बहुमत से 224 सीटें सारी जीतने में सफल रही। 401 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी। नाम नेताजी का था, नेताजी के चेहरे पर नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन नेताजी ने अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करके अखिलेश को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी और अखिलेश उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कराने में सफल हुए। 5 साल वो सरकार चली। हालांकि कुछ एक कारण थे, अखिलेश ने काम ठीक किए, कुछ एक काम उनके बढ़िया गिनाए जा सकते हैं जो आज भी दिखाई दे रहे हैं। उनका डायल 100, समाजवादी एम्बुलेंस, उनका एक्सप्रेस वे, या अन्य तमाम कामों की चर्चा फिर कभी। लेकिन एक आरोप अखिलेश पर था कि अखिलेश डमी मुख्यमंत्री नहीं है। उनके 3 चाचा, जिसमें राम गोपाल चाचा, शिवपाल चाचा और आजम चाचा की चर्चा थी। और एक बार चूँकि मुलायम सिंह यादव जी ने संयुक्त सार्वजनिक रूप से आलोचना कर दी थी अखिलेश की, तो ये माना गया कि पिताजी 4 सुपर सीएम की बात आई कि 4 सुपर सीएम हैं और अखिलेश मिनी सीएम है। खैर, वो अलग कारण भी हो सकते हैं, चुनाव का अपना एक सिस्टम होता है। और 2017 में जब दोबारा चुनाव हुआ, उसके पहले समाजवादी पार्टी के भीतर और समाजवादी पार्टी के बाहर यानी प्रदेश में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। 1 जनवरी 2014 को एक नाटकीय घटनाक्रम में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। आगे क्या कुछ होता है उसके पहले थोड़ा सा विधानसभा चुनाव से इतर लोकसभा यानी केंद्रीय राजनीति में भी मुलायम सिंह के दौर में चर्चा कर ले तो बेहतर होगा कि मुलायम सिंह जी ने जब प्रदेश की राजनीति से अलग हटके समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय परिदृश्य पर लाने की कोशिश की, तो उसमें उनका प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर चर्चा कर लें। फिर अखिलेश के कार्यकाल को और मुलायम सिंह जी का कार्यकाल को कंपैरिजनली समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम बात कर लें लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव में जब मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को उतारा, तो सबसे पहले उन्होंने जो प्रयोग किया उसमें उनको 1996 की बात है, 11वीं लोकसभा के लिए उन्होंने सबसे पहले उतारा और उनको 16 सीटें हासिल हुई, जबकि उन्होंने 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार उतारे थे। 16 में सफलता मिली। वह अस्थिर राजनीति का दौर था। 98 में दोबारा चुनाव हो गया। 98 में जब 12वीं लोकसभा का चुनाव हो गया तो मुलायम सिंह जी ने 166 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनको सफलता सिर्फ 14 पे मिल पाई। और अस्थिर राजनीति का दौर चल ही रहा था। 99 में दोबारा चुनाव हो गए 13वीं लोकसभा का। मुलायम सिंह जी ने 151 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 26 सीटें जीतने में सफल रहे। दोबारा चुनाव हो गए 2004 में, और जब 2004 में चुनाव होते हैं तो मुलायम सिंह जी ने 237 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 36 सीटों पर सफलता मिली। 36 में 35 उत्तर प्रदेश से थे, 1 बिहार से। और फिर जब 15वीं लोकसभा का चुनाव होता है तो मुलायम सिंह जी ने जो ये 2009 में चुनाव हुआ और 2009 के इस चुनाव में मुलायम सिंह ने 193 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 23 सांसद संसद पहुंचने में कामयाब रहे। मुलायम सिंह जी अपने 23 लोगों को संसद पहुंचा पाए। आगे 2014 में फिर चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी 197 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है। ये आंकड़ा बिल्कुल गौर करने लायक है।
2014, यहाँ आप ये ध्यान में रखिए कि 1 जनवरी 2014 में अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और अब चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीतने में कामयाब हो पाती है और वह 5 सीटें मुलायम सिंह जी के परिवार से आती हैं, जिसमें स्वयं मुलायम सिंह 2 सीटों से चुनाव जीतते हैं। अब 2019 की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी 2019 में, क्योंकि उस समय एक महागठबंधन बना होता है जिसमें समाजवादी पार्टी होती है, बहुजन समाज पार्टी होती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अप्रत्याशित सा, अविश्वसनीय सा प्रयोग होता है। सपा बसपा साथ आते हैं, पहले गठबंधन होता है, फिर चूँकि उसमें लोकदल भी आ जाता है तो फिर महागठबंधन नाम दे दिया जाता है। और तमाम लोग मान रहे थे कि ये महागठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ 5 सीटें समाजवादी को मिली। इस महागठबंधन का असली फ़ायदा तो बीएसपी उठा ले गई, जिसमें उनको शून्य के मुकाबले पिछले चुनाव में शून्य थे 14 में और इस बार 10 सीटें मिल गई। तो और रालोद के खाते में कोई सीट नहीं गई। फिलहाल ये लोकसभा में प्रदर्शन रहा। अब बात करें कि अखिलेश के आने के बाद 1 जनवरी 14 में अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और उसके बाद से जो चुनाव होते हैं उसमें क्या प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का, ये देखने की बात है। अब उसके बाद चुनाव होते हैं, 14 के बाद 2 चुनाव विधानसभा के हुए उत्तर प्रदेश में। एक 17 में हुआ, 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था और समाजवादी पार्टी 2014 के चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटों पर सिमट के रह गई, जो उसी के एक चुनाव पहले पूर्ण बहुमत में 224 के पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, वो 47 पे सिमट गई। ये अखिलेश के नेतृत्व में हुआ। अखिलेश के नेतृत्व में विधानसभा का दूसरा चुनाव हुआ 2022 में और 2022 में बड़ी चर्चा थी, बड़ी उम्मीद थी कि सपा वापस सत्ता में काबिज हो जाएगी, सपा वापसी करेगी और ऐसा करने के लिए अखिलेश ने फिर से एक गठबंधन तैयार किया था। 2017 में ये गठबंधन के साथ आए थे, उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और यूपी के लड़के नाम दिया गया था, राहुल गांधी और ये सब ऐसे ही था। खैर उसकी बात बहुत पीछे जाने पर बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन 2022 में इन्होंने गठबंधन तैयार किया। इनके साथ महान दल आया केशव मौर्य का, इनके साथ ओम प्रकाश राजभर आए, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, इनके साथ में आ गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामचल राजभर। ये लोग बसपा छोड़ के, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी तो बहुत पहले बसपा छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, लेकिन लालजी वर्मा और रामचल राजभर तो उस चुनाव के पहले आए और एक बड़ी ताकत लेकर के लोग जुटे थे। जयंत चौधरी के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल से बड़ी उम्मीदें थीं अखिलेश को, उनको भी साथ लिया था, लेकिन नतीजा जब आया, चुनाव परिणाम आए तो बाबा का बुलडोजर सफल रहा ऐसा मानते हैं और सबको रौंद करके बीजेपी ने दोबारा सरकार बना ली और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 111 पे रह गई। लोकसभा की बात कर लें तो अखिलेश 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तब से 2 लोकसभा के चुनाव हुए, दोनों बार एनडीए की सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है और दोनों बार समाजवादी पार्टी को 5-5 सीटें ही मिल पाईं। यह एक बड़ी अप्रत्याशित सी बात हुई कि सपा बसपा के गठबंधन में बसपा को तो फ़ायदा हो गया, समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं। अब बात करें कि क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसे कारण हैं कि समाजवादी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके कुछ एक बिंदु जो हाल फिलहाल नज़र आ रहे हैं और शायद 2024 तक इनमें कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना भी नहीं दिख रही है और 2024 में इन्हीं सब कमजोरियों, ताकत या इसी व्यवस्था या इसी संगठन के साथ अखिलेश को लोकसभा चुनाव के लिए उतरना है। तो पहला तो मुलायम सिंह जी का जो मजबूत आधार था और मुलायम सिंह जी को जिस एक वर्ग ने एक ढंग से अंध समर्थन दिया और MY फार्मूला कहा गया जिसे,
मुस्लिम और यादव फार्मूला। यादव तो समाजवादी पार्टी के साथ जस का तस एकदम जुड़ा है। उसमें बहुत कम स्विंग देखने में मिलता है, और जो स्विंग है वो व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, क्षेत्रीय तौर पे किसी विशेष मुद्दे के तौर पे हो सकता है, सामूहिक रूप से ऐसा देखने में नहीं आता। यादव आज भी कोर वोटर है और एकदम फेविकोल जैसा चिपका है। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप अब समाजवादी पार्टी में वैसी नहीं रही। एक टाइम पर ऐसा था कि समाजवादी पार्टी में ज़बरदस्त मुस्लिम नेतृत्व था, और वह कुछ क्षेत्रीय अंतराल पे बिखरा था और उससे वो जुड़ाव था, जिसमें अगर हम प्रमुख रूप से नाम लेना चाहें तो आजम खां थे, अहमद हसन साहब थे, रिजवान जहीर थे, मुख्तार अंसारी थे या अंसारी परिवार कह लें, अतीक अहमद थे इलाहाबाद से, शफीकुर रहमान वर्क थे, सलीम अहमद शेरवानी थे, ये सब लोग थे। और भी लोग क्षेत्रीय तौर पे रहे होंगे जो विधायक वगैरह होते रहे, तो ये लोग थे। मुलायम सिंह जी के टाइम पर मुसलमानों को एक भरोसा था। अखिलेश के नेतृत्व में कभी कभार समाजवादी पार्टी उस ढंग से रिजिड होकर के पक्ष में बोलती या खड़ी नज़र नहीं आई, जिससे थोड़ा सा भरोसा डिगा, और साथ ही साथ भरोसा इस आधार पर भी डिगा जहां पर पीस पार्टी के मोहम्मद अयूब ने या AIMIM के ओवैसी साहब ने, इन लोगों ने मुसलमानों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि भाई अपना नेतृत्व पैदा करिए, कब तक दूसरों के पीछे चलेंगे, कब तक दूसरों के पीछे भागेंगे। और यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ मुसलमानों का शोषण भर है, उनको कोई सम्मान या हिस्सेदारी की बात नहीं है। यह बात वो समझा ही रहे थे। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जो बड़ा चेंज आया योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, उसमें यह था कि एक बुलडोज़र संस्कृति पनपी, और आरोप ये है कि बुलडोज़र जो है वह एक वर्ग विशेष के खिलाफ ही चला, ऐसा लोगों का आरोप है, कहना है, मानना है। और कुछ एक जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई थी, या जैसा भी जो कुछ उसको शब्द प्रयोग करें, हो सकता है माफिया शब्द पे कुछ लोगों का आपत्ति हो, लेकिन उसमें जो लीडरशिप प्रमुख रूप से मुसलमानों की थी, चाहे वो आजम खां साहब रहे हों, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे अतीक अहमद रहे हों, या इस टाइप से जो भी लोग रहे हों, उधर कैराना में नाहिद हसन रहे हों या इरफान सोलंकी रहे हों, जिस टाइप से यहाँ पर एक ढंग से शिकंजा कसा गया, वो जायज़ नाजायज़ वो अलग बहस है, लेकिन जो शिकंजा कसा गया और उसमें अखिलेश की चुप्पी ने मुसलमानों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। अब चुप्पी की वजह जो भी रही हो, लेकिन मुसलमानों को ये लगा कि संभवतः सपा लीडरशिप, सपा का नेतृत्व, खासतौर से अखिलेश यादव मुलायम के सिंह के साथ, सिंह जैसे प्राण से इनके साथ खड़े नहीं हैं जैसे मुलायम सिंह खड़े होते थे। और साथ ही यह भी रहा कि जिस ढंग से बाबा का बुलडोज़र गरजता रहा, चलता रहा, करता रहा, तो मुस्लिमों में नेतृत्व को लेकर के एक थोड़ा सा भय भी व्याप्त हुआ कि अगर हमने सपा के पक्ष में खुल करके वोटिंग की और नेतागिरी की, तो मैं भी कब बाबा का कोपभाजन बनना पड़ जाए, इसलिए नए नेतृत्व भी संभवतः नहीं उभरे। ये मेरा अपना आकलन है, इसमें मेरा कोई दावा नहीं है, इसमें त्रुटि की संभावना भी हो सकती है, वो आप अलग से जानें। लेकिन कुल मिलाकर के मुस्लिम नेतृत्व का सपा में वैसा न होना, मुसलमानों के मन में थोड़ा सा शंका का भाव होना और अन्य पार्टियों द्वारा उनको रिझाने का प्रयास किया जाना, इससे सपा का कुछ तो नुकसान हुआ ही है, और उस नुकसान की भरपाई कहीं से और होती नहीं दिखती। दूसरा, हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को चूँकि मीडिया का जो एक नैरेटिव है, और जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के इतिहास में कुछ घटनाएं हुई हैं और जो बयानबाजी रही है, उसमें यह देखने में आया कि महिलाओं का रुझान बहुत स्पष्टता से समाजवादी पार्टी की तरफ रहता नहीं है। महिलाएं आमतौर पे नहीं पसंद करती,
और पसंद करती नहीं करती इस बात की चर्चा तो वहाँ बेमानी हो जाती है जब ये देखने में आता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व सपा की लीडरशिप में वो ढंग का नहीं दिखाई देता। जो प्रतिनिधित्व है भी, जो दिखता भी है, वह सिर्फ मंचीय लोग हैं, वह सिर्फ लाइमलाइट के लोग हैं, वो एसी वाले लोग हैं। सड़क पर उतर करके महिलाओं के बीच में काम करने वाले लोग नहीं हैं। चाहे महिला नेतृत्व में अगर आप बात कर लें, आज हम पहले भी जब भी रही महिलाओं में, जैसे सांसद जया प्रदा हैं, जया बच्चन है, स्वयं डिम्पल जी हैं, डिम्पल यादव जी, या फिर अन्य लोग जो शबाना आजमी रही हों कभी, या जया प्रदा रही हों, या जो भी लोग रहे हों, इनकी कोई पब्लिक में अपील नहीं थी। ये मंचीय चेहरे तो हो सकते थे, ये मजमा जुटा सकते थे, लेकिन महिलाएं इनसे प्रभावित होकर के इनके साथ टोली बनाने खुद ही नहीं तैयार थे। रोड पर उतरना तो था नहीं, इनको संघर्ष करना नहीं था, महिलाओं के हित में कुछ करना नहीं था, तो महिलाएं उस ढंग से नहीं जुड़ी। आज भी महिलाएं बहुत नहीं जुड़ पाती हैं। और सफाई कार्यकर्ताओं की उद्दंडता का एक वीडियो भी आप सबने देखा है, जिसमें डिम्पल को स्वयं चिल्लाना पड़ रहा, भैया शिकायत करूँगी, भैया शिकायत करूँगी, और वो है। तो अनुशासनहीनता तो सपा में कार्यकर्ता पता नहीं कैसे उस चीज़ को नहीं समझ पाते कि एक जिम्मेदारी का भाव नहीं दिखता, तो महिलाएं ढंग से जुड़ नहीं पाती। दूसरा हम ये कहें कि चमकदार या प्रभावशाली व्यापक जनाधार वाले अब नेता नहीं रहे समाजवादी पार्टी में। एक समय था जब नेताजी को साथ मिल जाता था बेनी बाबू का, जनेश्वर मिश्रा का, बलराम यादव का, रामशरण दास भी जुझारू नेता थे, रविन्द्रनाथ तिवारी थे, एक समन्वय स्थापित करने में सफल रहते थे, बाबू रेवती रमण सिंह थे करछना से, बहुत सारे ऐसे नेता थे। और साथ ही साथ कहीं न कहीं एक स्थिति ऐसी थी जिसमें मुलायम सिंह सबको साधने में और सबको एकजुट रखने में समर्थ थे। उनका एक प्रभाव था, उनका एक प्रभामंडल था, उनका एक आदर था, एक सम्मान था। अमर सिंह जैसे लोग मिल गए जो फंडिंग मैनेज करा लेते थे और कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री को मैनेज किया, और सपा के पक्ष में मंचों से माहौल बनाने में, भीड़ की इकट्ठा करने में वो सिद्धहस्त थे। ये सब रहा। आज समाजवादी पार्टी में चेहरों का अभाव है। चेहरों की अगर बात कर लें तो स्वयं अखिलेश, दूसरे अगर हम बात करें इनके जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, कितने लोग जानते हैं, कहाँ जानते हैं? अगर उनकी बात करें तो उनके नाम पर कितनी भीड़ आ जाएगी। भीड़ तो ठीक है, सपा कार्यकर्ताओं का अनुशासन एक व्यवस्था है, उसमें आ जाएंगे, स्वयं उनको सुनना कौन चाहता है, वह एक दिक्कत है। साथ ही साथ और भी बात कर लें, प्रवक्ता के तौर पर अनुराग भदौरिया और जो भी है इस टाइप से, कभी सुनील सिंह साजन आ जाएंगे, उदयवीर सिंह आ जाएंगे, जो भी लोग आएंगे, इन लोगों का प्रदेश स्तर पे कोई ऐसा चेहरा नहीं है, इनका कोई ऐसे फेस नहीं है ये कि ये जनता में अपील कर पाता हो इनका फेस। तो ये दिक्कत है। स्वयं यादव परिवार की कहानी भी बड़ी अजीब है। चाचा एक नाराज भी हो गए थे बीच में, समाजवादी पार्टी को प्रगतिशील बना बैठे थे, बाद में जब अपनी प्रगति कुछ नहीं दिखी तो फिर बिना प्रगति के ही वापस सपा में लौट आए और अब हुंकार भरते हैं। और जब वो हुंकार भरते हैं तो कहीं न कहीं सदन में या बाहर माहौल बन जाता है हंसी का और एक अविश्वास का माहौल भी। परिवार लंबा हो गया है, नेताजी अब रहे नहीं, तो परिवार को साधना भी कठिन हो रहा है। परिवार से ही छोटी बहू अपर्णा कमल का फूल माथे चिपकाए घूम रही हैं। तो ये एक दिक्कत ये है कि नेतृत्व का अभाव है। अगर और बात करें तो संतुलन साधने में असफल हो रहे हैं अखिलेश। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान का संतुलन है, वो साधने में अखिलेश असफल हो रहे हैं। उस असफलता के पीछे के जो कारण हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे सिपा सालारों को इतनी खुली छूट मिल गई है कि वो कुछ भी करें, कैसे करें, और जब जैसा समझा लें वैसा अखिलेश करते जाएं। इस क्रम में अगर हम बात करें तो
एक बड़ा सरदर्द है समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य अगड़ा पिछड़ा दलित के समीकरण को बिगाड़ के ही मानेंगे, और अखिलेश पता नहीं क्यों, किस उम्मीद में और कैसे उनको इतनी खुली छूट दिए हुए हैं, जिस बयान से, जिस तेवर से, उनके जिस सिस्टम से स्वयं चाचा राम गोपाल संतुष्ट नहीं है और बताते हैं कि टिप्पणी करने लायक व्यक्ति ही नहीं है। अखिलेश उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं अनाप शनाप बोलने से, सनातन पर बोलने से, रामचरितमानस पर बोलने से, हिंदुइज्म पर बोलने से, अन्य चीज़ों पर बोलने से, जबकि इन चीज़ों को बोल करके आप वोटों का वैसा ध्रुवीकरण करा ले जाएं जिससे आपको सफलता मिल जाए, संभव नहीं दिखता। तो एक समन्वयकारी सोच वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं जैसे लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभरा, अन्य के प्रभाव में और जिस ढंग से अंबेडकर जी को, कांसीराम जी को, इन लोगों को महत्व देना शुरू किया है, वो ठीक बात है। और उससे लगता तो है कि दलित वोटर इनके पास आ जाएगा, लेकिन दलित वोटरों को भी दिन सब भूले थोड़ी ना होंगे। यह एक समस्या है। अब अगर हम बात करें कि अखिलेश स्वयं में एक समस्या है। अखिलेश में वो जुझारूपन नहीं है, वो तेवर नहीं है जो नेताजी में थे। नेताजी धुन के पक्के थे, नेताजी मेहनती थे, दूरदर्शी थे और स्पष्ट सोच रखते थे। अखिलेश में वो स्पष्ट सोच नहीं दिखती। कुछ उदाहरण देखिए। यूपी के लड़के मरी हुई कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का ठेका ले लिया और राहुल के साथ घूमने लगे, जबकि उस टाइम कांग्रेस के वोट बैंक की बात कर ले तो नथिंग था, और उनके वोट शेयर की बात कर ले चुनाव में तो कुछ नहीं था। हाँ, वो उसके पहले के एक चुनाव में उनको लगा लें प्रतापगढ़ से, तो ऐसे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, इस ढंग से एक सफलता मिलती चली गई थी। उसके कारण दूसरे थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका कोई संगठन था, न उनका कोई वोट बैंक था। अखिलेश ने समझौता किया। अगर हम बात करें दूसरे चुनाव में बात कर लें लोकसभा के, अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी, जिसकी राजनीति ही सपा के विरोध पर थी, और मुलायम सिंह जी ने जिसे चिमटे से भी नहीं छूना कभी पसंद किया था तलाक के बाद, 1993 के गेस्ट हाउस कांड के बाद से, और उसको जो है अखिलेश गले लगा बैठे। मुलायम सिंह जी को भी मंच साझा करवा लिया, सब कुछ कर लिया, और टाए फिस्त सपाई वोटरों ने बसपा प्रत्याशियों को वोट कर दिया। बसपाइयों ने सपा को किया ही नहीं, सपा का प्रदर्शन वहीं, और बसपा का प्रदर्शन 10 गुना बढ़ गया। बात करें विधानसभा चुनाव की, 2022 के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, ऐसे लोग जो एक चुनाव पहले बसपा छोड़ करके भाग खड़े होते हैं भाजपा में और 5 साल मलाई काटते हैं, और ऐन चुनाव के पहले जिनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और वो दलितों पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं, ये वो दुनियादारी करते हुए भाग आते हैं समाजवादी पार्टी में। न सिर्फ उनको ओहदा मिलता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, बल्कि कुछ भी बोलने की छूट मिल जाती है। 2 तो उसमें से वापस भाग गए। एक पीर का चच्चा को, सॉरी हमें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब है, हास परिहास में लोग कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को ले आए, और ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने बयानों से जो संजीदा लोग हैं उनको चिढ़ाया। ठीक हो, बीजेपी के सपोर्टर हूँ ना हूँ, लेकिन बातचीत की मर्यादा होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं दिखा। ये चीज़ जयंत में खूब दिखती है। जयंत चौधरी शिष्टाचार के मामले में निश्चित रूप से यूनिक पर्सनालिटी है, लेकिन वहीं अन्य को देखें तो नहीं ऐसा कुछ था। तो ले आए महान दल, ये दल, वो दल, किससे किससे समझौता कर लिया, और चंद्रशेखर रावण, सारे लोगों को ले आए, लेकिन ढेर जोगी मठ उजड़ गया। और एक जो पूरी उम्मीद थी, पुरानी पेंशन का मुद्दा था, शिक्षा मित्रों की नाराज़गी थी, तथा अध्यापकों की नाराज़गी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, तमाम ऐसे मुद्दे थे, वो छोड़ करके और शुरुआत ही जिन्ना से कर बैठे।
उस पिच पर खेलने चले गए जो भाजपा को सूट करती है। नतीजा चूक गए, भाजपा ने दोबारा मार लिया मैदान। अभी हाल फिलहाल 2024 के चुनाव में जाना है, और 2024 के चुनाव में जब जाना है तो कितना अच्छा मुद्दा है बेरोजगारी का। हर युवा बेरोजगारी से परेशान है, तो प्रवक्ता बने घूम रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव जी, हर चैनल पर रामायण पर ज्ञान बांट रहे हैं, सनातन पर ज्ञान बांट रहे हैं, हिंदू को नीच कह रहे हैं, फलाना ढिमकाना सब कुछ। पता नहीं कहाँ से उनको ये समझ ही नहीं आता कि वोट इस पे नहीं मिलना है, जन जागरण इससे नहीं होना है, युवा इससे उनके पक्ष में नहीं खड़ा हो जाएगा। वो तो मूक दर्शक होकर अलग खड़ा हो जाएगा, उसको समझ नहीं आता, उसको नहीं पता, न आपकी आइडियोलॉजी पता न उनकी आइडियोलॉजी पता। उसको भूख सता रही है, उसको भविष्य की चिंता सता रही है, आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये एक दिक्कत है। आगे अगर हम देखें तो 2024 में हालांकि मुलायम सिंह जी के टाइम माहौल और था, तब देश में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जैसा नेतृत्व नहीं था, और उस टाइम की भाजपा, उस टाइम की सरकारें आज की जैसी नहीं थी, जहां मोदी जैसा एक नेतृत्व हो, अमित शाह जैसा एक राजनीति में सब कुछ चलता है का नैरेटिव गढ़ा बैठा व्यक्ति हो, और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तमाम प्रकार के हथकंडे हो और राजनीतिक रूप से एक ताकत हो, सामने मुकाबले में खड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। तो अखिलेश का और मुलायम सिंह का दौर थोड़ा अलग था, अलग है। लेकिन 2024 में अगर मुलायम सिंह जी नहीं हैं, अखिलेश के हाथ में बागडोर है, तो भाजपा जैसी पार्टी से अगर भिड़ना है तो आपको ठोस मुद्दे लेकर, किसानों के मुद्दे लेकर, नौजवानों के मुद्दे लेकर, बेरोजगारों के मुद्दे लेकर, पुरानी पेंशन लेकर के, महंगाई लेकर के, भ्रष्टाचार लेकर के, अन्य चीज़ें लेकर के जनता के बीच जाना है। ये रामायण महाभारत से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अखिलेश की जो सबसे बड़ी समस्या अब बन गई है, उस पर चर्चा करने के बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। उसमें ये है कि इनका सारा खेला ख़राब करने का ठेका एक ढंग से बहन जी ने ले रखा है। पिछले कुछ चुनाव की चर्चा कर लें, आप रामपुर की चर्चा कर लें, आप आजमगढ़ की चर्चा कर लें, या और कुछ कर लें, तो बहन जी कुल मिलाकर के एक तरफ से कहा जाए तो भाजपा की तरफ से ही बॉलिंग कर रही हैं और अखिलेश के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी हैं। बहन जी को जब तक उस वर्ग को, उनके वोटर को अखिलेश तोड़ने में सफल नहीं हो पाएंगे, तब तक बहन जी इनका खेल ख़राब करती रहेंगी। मायावती जी ने इनको कहीं न कहीं ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां इनके लिए राहें बहुत मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त जैसे ही वो बीजेपी की मदद करती दिख जाती हैं कभी कभार। इस हो सकता है फिर इस आकलन में कह रहा हूँ त्रुटि हो सकती है, लेकिन आम राय है, जो मेरी भी राय है। आगे हम कह लें कि अखिलेश इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए, और फिर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ इनको सीट शेयर करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में राजनीति में फ़िलहाल इस समय 3 ही प्लेयर बड़े हैं जिन पर लोकसभा चुनाव में जनता बात करेगी, चर्चा करेगी। बाकी बड़े प्लेयर हैं नहीं पूरे प्रदेश में जो रोल प्ले कर सके, वो है सपा, बसपा, भाजपा। ऐसे में इंडिया गठबंधन को महत्व दे करके अन्य राज्यों में इनको कुछ नहीं मिलना और उत्तर प्रदेश में गंवा देना है। ये है फिलहाल अखिलेश ने अपना जो भी कुछ सोचा हो समझाओ। तो यह कुछ स्थिति थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस पर ये चर्चा कर लेना आवश्यक लगा। एक बार इस वीडियो के माध्यम से समाजवादी पार्टी के संस्थापक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि, समस्त सपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस की मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।